अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो कंपाइलर का फर्स्ट फेज लेक्सिकल एनालाइजर, उसको हम स्टडी करेंगे कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या है और कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो डेवलप करते हैं और किस तरह से हम टोकन जनरेट करते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम से। क्योंकि हमने पढ़ा था कि आपका कंपाइलर जो है वो आपका जो सोर्स प्रोग्राम होता है उसको कन्वर्ट करता है टारगेट मशीन प्रोग्राम के अंदर। उसमें जो फर्स्ट फेज होता है ये डिफरेंट 6 to 7 फेजेस थे जिनके थ्रू कंपाइलर ने हाई हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा होता है उसे मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो जो उसका फर्स्ट फेज होता है उससे हम लेक्सिकल एनालाइजर का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसने करना क्या है कि ये आपका जो भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखा है उसकी जो इनपुट कैरेक्टर्स हैं उनको वन बाय वन ये रीड करता है और उनसे वैलिड ये एक लेक्साइम्स जनरेट करता है, उनसे फिर एक टोकन्स बनाता है। तो टोकन्स की जो स्ट्रीम जनरेट करने का प्रोसेस है वो कंपाइलर के फर्स्ट फेज लेक्सिकल एनालाइजर का है। The first phase of a compiler that reads the input character of the source program, groups them into lexemes and produce as output a sequence of tokens for each lexemes in the source program. तो आपका जो कोई कंप्लीट जो सोर्स प्रोग्राम है उसकी वन बाय वन इसने कैरेक्टर इनपुट कैरेक्टर जो हमको रीड करना है और उनसे फिर इसने वैलिड जो है वो लेक्साइम्स जनरेट करने हैं जिन्हें हम सीक्वेंस ऑफ टोकन्स का नाम लेंगे। अब ये जो टोकन्स हैं इनको फिर हम सेव कर लेते हैं अपने सिंबल टेबल के अंदर ताकि ये फर्दर हमारी प्रोसेसिंग के लिए यूज हो। टोकन है क्या? जैसा कि अगर आप कोई भी जो हाई लेवल लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें आपने फर्ज करें इफ एल्स की कंडीशन लिखी है। ठीक है, तो इफ और आगे जो है आप ब्रैकेट यूज करते हैं, फिर आगे जो स्टेटमेंट लिखते हैं, तो हर एक जो पॉइंट है उसको उसको जो है ये आपका कंपाइलर है, कंपाइलर उसके हर एक जो आपने इफ है उसको ये आइडेंटिफाई करेगा कि इफ जो है ये किसी जो है वो एक कीवर्ड यूज किया गया है। ठीक है, अगर ब्रैकेट है ब्रैकेट जो है, फिर अगर कोई आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किए हैं तो उस ऑपरेशन के लिहाज से ऑपरेटर्स को देखेगा, ऑपरेंड्स को देखेगा। तो हर एक यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट लिखी होती है उसके हर एक करेक्टर्स स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स को ये आइडेंटिफाई करेगा कि क्या वो एक वैलिड लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली लैंग्वेज के काटने के वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, या आइडेंटिफायर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं। तो फर्स्ट फेस इस कंपाइलर जो है वो आपका लेक्सिकल एनालाइजर है। इट इज कॉमन फॉर द लेक्सिकल एनालाइजर टू इंटरेक्ट विद द सिंबल टेबल। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो फेजेस हैं वो सारे के सारे सिंबल टेबल्स को यूज करते हैं। सिंबल टेबल क्या था? सिंपली सिंबल टेबल में हम क्या करते हैं कि जितना भी आपका जो सोर्स प्रोग्राम होता है जब हम उसको टोकनाइज कर लेते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं, तो हर एक जो टोकन है उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है सिंबल टेबल के अंदर। तो आपका लेक्सिकल एनालाइजर जो है ये भी ये बेसिकली सबसे स्टार्ट पे सिंबल टेबल के अंदर एंट्रीज जो है वो स्टोर करवाता है, यानी कि टोकन्स जो है वो जो स्टोर जो होंगे वो लेक्सिकल एनालाइजर नहीं करने होंगे। For example, a lexical analyzer constituting an identifiers that need to enter that lexime into a symbol table. यानी कि let's suppose कि आपने कोई identifiers यूज किया। Identifiers basically आपके string of characters हैं जो आप variable name के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल नेम जितने भी जो होंगे वो हमारे आइडेंटिफायर्स होंगे। तो उनको भी अगर आपने उनका एक लेक्साइम बना है, यानी कि आपने कोई वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया है, तो ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करते हुए जब वो कंप्लीट व्हाइट स्पेस से पहले जितने भी जो कैरेक्टर्स है उनको कंबाइन करके जो है वो दिखेगा कि क्या ग्रामेटिकली जो है वो किसी वेरिएबल का ये नेम है, उसको फिर ये सिंबल टेबल के अंदर सेव करवा ले। अब जो सेकंड फेज है कंपाइलर का वो आपका पार्सर होता है। फर्स्ट फेज लेक्सिकल एनालाइजर है, सेकंड फेज कंपाइलर है। तो लेक्सिकल एनालाइजर और जो आपका जो पार्सर है इन दोनों में आपस में क्या इंटरेक्शन है, किस तरह से ये वर्क कर रहे होते हैं। तो इसको अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो इसको हम डायग्राम इसकी जो डायग्राम उसको उससे हम इसको देखते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है इसने सोर्स प्रोग्राम लेना है। ठीक है, उस सोर्स प्रोग्राम के कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो जो इनपुट है उससे इसने टोकन जनरेट करने हैं और टोकन जो जनरेट करने हैं वो पार्सर ने गेट नेक्स्ट टोकन का एक फंक्शन होगा, उसके थ्रू ये लेक्सिकल एनालाइजर से नेक्स्ट टोकन जो है वो गेट करेगा। और ये दोनों जो लेक्सिकल एनालाइजर और पार्सर हैं ये सिंबल टेबल को यूज करते हुए करेंगे। तो यानी जब भी ये फंक्शन जो है वो कॉल करेगा पार्सर कि मुझे नेक्स्ट टोकन जो है वो चाहिए, तो लेक्सिकल एनालाइजर जो है इस गेट नेक्स्ट टोकन के अंदर
सिंबल टेबल की जो एंट्रीज हैं, जो टोकन रिक्वायर्ड है उसका एड्रेस इसको पास कर देगा। तो फिर ये जो लेक्सिकन एनालाइजर है ये उसको वहां से गेट कर लेगा। तो ये इंटरेक्शन है आपके पहले दो फेजेस के दरमियान में कि लेक्सिकन एनालाइजर ने सोर्स प्रोग्राम से टोकन जनरेट करने हैं और पार्सर ने जो है वो गेट नेक्स्ट टोकन की कमांड के जरिए जो टोकन्स हैं वो रीड करने हैं लेक्सिकन एनालाइजर से। द इंटरेक्शन इज इम्प्लीमेंटेड बाय हैविंग द पार्सर कॉल द लेक्सिकल एनालाइजर बाय गेट नेक्स्ट टोकन कमांड। तो गेट नेक्स्ट टोकन कमांड के तो ये जब हम जो फर्स्ट अपना हमारा ये लेक्सिकन एनालाइजर की सारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लेक्सिकन एनालाइजर एक डेवलप करेंगे जिसमें हम सोर्स प्रोग्राम उसको प्रोवाइड करेंगे और वो जो है सोर्स प्रोग्राम के जितने भी टोकन्स हैं वो जनरेट करेगा। ठीक है, तो लेक्स प्रोग्राम जो है वो आपकी फर्स्ट जो है वो प्रोग्राम प्रैक्टिकल वर्क होगा इसके अंदर। जैसे ही हम एक फेज कंप्लीट करेंगे तो उसके साथ ही उसके जो प्रैक्टिकल वर्क है कि किस तरह से हम जो है वो ये फेज वर्क कर रहे हैं उसके लिए उसको उसकी कोडिंग वगैरह भी कर देख लेंगे। The lexical analyzer reads character from its input until it identifies the next lexemes and produce next token which is returned to the parser। तो बेसिकली इस तरह से वर्क कर रहा होता है कि लेक्सिकल एनालाइजर उसने 1 बाय 1 कैरेक्टर रीड करने, ठीक है, उनको कंबाइन करके लेक्साइम्स जनरेट करने और उन लेक्साइम्स से वो टोकन्स जनरेट होंगे। वो टोकन्स जो हैं वो फिर पार्सर को आगे फॉरवर्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि लेक्सिकल एनालाइजर का बेसिकली पर्पस ये है कि उसने टोकन्स जनरेट करने, ठीक है। तो वो टोकन्स किस तरह से जनरेट करता है, वो बेसिकली जो आपके सोर्स प्रोग्राम है उसकी हर एक जो इनपुट कैरेक्टर है उसको लेगा, स्ट्रीम ऑफ द कैरेक्टर, उसमें से जो वैलिड लेक्साइम्स हैं उनको कंबाइन करते हुए टोकन जनरेट करेगा। तो नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है उसका रोल क्या है, कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है किस तरह से बेसिकली रोल प्ले कर रहा होता है। तो फर्स्ट रोल जो है इसका ये है कि इसने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लेक्साइम्स करनी है, कि इसने ये देखना है कि सोर्स प्रोग्राम के अंदर जो है वो कीवर्ड्स क्या हैं, सोर्स प्रोग्राम में वेरिएबल नेम्स क्या हैं, सोर्स प्रोग्राम में जो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं वो क्या हैं, उसके अंदर जो ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं वो। तो इसने इट्स मीन के जो आपके सोर्स प्रोग्राम के अंदर जितने भी जो लेक्साइम्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट। फिर स्ट्रिपिंग आउट कमेंट्स एंड वाइट स्पेसेस। तो ऑब्वियसली जब हम कोई सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर जो है कुछ कमेंट्स होते हैं, कुछ वाइट स्पेसेस होती हैं, तो आपके कंपाइलर जो है उन कमेंट्स को इग्नोर कर रहा होता है, वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर रहा होता है। तो वाइट स्पेसेस में या कमेंट्स वाइट स्पेसेस में आपके ब्लैंक, न्यू लाइन या फिर टैब्स जो हैं, ठीक है, ये जितने भी जो कैरेक्टर्स आप यूज करते हैं, आपने कमेंट्स लिखते हैं, उन सब की जो स्ट्रिपिंग आउट है उनको जो है वो इजेक्ट करना वो आपका लेक्सिकल एनालाइजर का काम है। थर्ड जो है कोरिलेटिंग एरर मैसेज। इसके अलावा जो है इसका काम यह है कि जब कोई भी कंपाइलर ने एरर जो आइडेंटिफाई किया है और उस एरर को इसने बताना होता है कि आप किस लाइन नंबर पे एरर मौजूद है। तो वो जो कंपाइलर एरर मैसेज शो हमें करता है कि हम आपके सोर्स प्रोग्राम के अंदर 4th लाइन पे या 6th लाइन पे या 7th लाइन पे एरर है, तो वो एरर जो है वो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बेसिकली वो भी लेक्सिकल एनालाइजर के थ्रू ही होती है। तो 3 मेन रोल हैं इसके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेक्साइम्स, स्ट्रिपिंग आउट कमेंट्स, जितने भी कमेंट्स वाइट स्पेस उनको स्ट्रिपिंग आउट करना, और फिर कोरिलेटिंग एरर मैसेज। तो ये 3 बेसिक रोल्स हैं लेक्सिकल एनालाइजर के। अब एक लेक्सिकल एनालाइजर का जो प्रोसेस है वो उसमें 2 मेन प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। वो 2 मेन प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन जो है वो स्कैनिंग है। इट कंसिस्ट ऑफ द सिंपल प्रोसेसिंग that do not require tokenization of the input, such as के deletion of comments, combination of consecutive white spaces characters into one। कि आपके पास जब भी आपके लेक्सिकल एनालाइजर ने टोकन जनरेट करने हैं, ठीक है, ये लेक्सिकल एनालाइजर किस तरह से वर्क करता है, तो उसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो स्कैनिंग है। स्कैनिंग में जस्ट क्या होगा कि आपका जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो जो भी आपने अपने सोर्स प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स लिखे होंगे उनको वो डिलीट करेगा, डिलीशन ऑफ कमेंट्स। सेकंड कि जो आपके कंसेक्टिव वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको इसने कंबाइन करना है। तो वाइट स्पेसेस जो कैरेक्टर्स हैं उनको इसने कंबाइन करना है ताकि उनसे वैलिड जो है वो टोकन जनरेट हो सके। तो ये 2 काम जो है वो स्कैनिंग के अंदर किए जाते हैं। स्कैनिंग जब आपने कर ली, आपने कमेंट्स डिलीट कर लिया, आप कंसेक्टिव वाइट कैरेक्टर्स जो हैं आपको पता चल गया कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो उसके बाद लेक्सिकल एनालिसिस किया जाता है। मीन के
उसके बाद फिर टोकन्स जनरेट किए जाते हैं। इट इज द मोर कॉम्प्लेक्स पार्शन वेयर स्कैनर्स प्रोड्यूस द सीक्वेंस ऑफ टोकन्स एज आउटपुट। तो आपका जो लेक्सिकल एनालाइजर की वर्किंग है वो इस तरह से है कि पहले उसने स्कैनिंग करनी है, कमेंट्स की डिलीशन, जो कंसेक्टिव वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद उसने जो है वो टोकन्स का सीक्वेंस आउटपुट करना है, जिसे हम लेक्सिकल एनालिसिस का नाम देते हैं। तो ये किस तरह से वर्क करता है, इसकी एग्जांपल्स आगे हम देख लें। जी, तो अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट जो 2 फेजेस हैं कंपाइलर के, वो आपके लेक्सिकल एनालाइजर और पार्सर हैं। तो क्यों हमने लेक्सिकल एनालाइजर और पार्सर किस तरह से आपस में वर्क कर रहे होते हैं, वो हमने अंडरस्टैंड किया था कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है उसने स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर ले ली है, इनपुट जो भी आ रहा है आपका सोर्स प्रोग्राम, उससे उसने टोकन्स जनरेट करने हैं और वो टोकन्स उसने पार्सर को फॉरवर्ड कर देने हैं। अब पार्सर ने जो है उन टोकन्स को फिर देखना है कि क्या ये जो टोकन्स इसने जनरेट किए हैं वो वैलिड उस लैंग्वेज के अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं करते। अगर वो वैलिड टोकन्स होंगे तो उनकी जो वैलिडेशन है वो उस पार्सर ने चेक करनी होती है। तो ये दोनों जो हैं एक साथ में वर्क कर रहे होते हैं। क्यों हमने दोनों जो लेक्सिकल एनालाइजर को सेपरेट रखा है और पार्सर को सेपरेट रखा है, तो बेसिकली इसकी 3 रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज डिजाइन, कि अगर आपने कोई भी जो न्यू लैंग्वेज डिजाइन करनी है, आपने कंप्यूटर की जो है वो कोई नई लैंग्वेज, जैसे कि पहले से लैंग्वेज कुछ मौजूद है, तो हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है, हर लैंग्वेज के कुछ अपने सिंटैक्स होता है। तो अगर आपने लेट्स सपोज कि अपने कंप्यूटर की जो है वो कोई न्यू लैंग्वेज बनानी है, तो उसके लिए कंपाइलर बनाना है। तो कंपाइलर को डिजाइन करने के लिए जो है वो आपको लेक्सिकल एनालाइजर भी बनाना पड़ेगा, आपको पार्सर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने इनके वो डिवीजन किया है कि लेक्सिकल एनालाइजर का काम जो है उसने टोकन्स जनरेट करने हैं, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर से, और पार्सर ने उनको फिर आइडेंटिफाई करना है कि ये वैलिड टोकन्स हैं या नहीं है। तो इस तरह से आपकी जो डिजाइन है न्यू लैंग्वेज का, ठीक है, वो इजी होता है। फर्स्ट ये है कि हमने लेक्सिकल एनालाइजर और पार्सर को जो है वो 2 पार्ट्स में क्यों अलग-अलग सेपरेट रखा हुआ है। सेकंड, कंपाइलर एफिशिएंसी इज इम्प्रूव। चूंकि आपके पास इस तरह से है कि कंपाइलर के अंदर जो है वो डिफरेंट फेजेस बने हुए हैं, तो मेन के हमने कंप्लीट जब आपका सोर्स प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करना है आपने टारगेट प्रोग्राम के अंदर। तो सोर्स प्रोग्राम से टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिफरेंट उसके फेजेस बनाए हुए हैं, अपनी वर्किंग को छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में या पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हर मॉड्यूल जो है वो एक स्पेशल वर्क कर रहा होता है, स्पेशल हर जो फेज है वो कुछ इनपुट ले रहा होता है और कुछ आउटपुट जो है वो कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो सेपरेट लेक्सिकल एनालाइजर अलाउ अस टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स दैट सर्व ओनली द लेक्सिकल टास्क एंड सम बफरिंग टेक्निक्स फॉर रीडिंग इनपुट्स। तो कह रहे हैं कि हमने जो लेक्सिकल एनालाइजर जो सेपरेट किया है बाकी फेजेस से, उसकी रीजन ये है कि लेक्सिकल एनालाइजर ने जो फर्स्ट टास्क है कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम को इसने रीड करना, और कुछ इसने जो इनपुट जो है वो 1 बाय 1 जो कैरेक्टर ये ले रहा है उसकी बफरिंग किस तरह से की जाती है, बफरिंग टेक्निक कौन-कौन सी है, इनपुट कैरेक्टर किस तरह से रीड किया जाता है, वो जो है वो भी अगर आपने इसको सेपरेट किया होगा तो उससे कंपाइलर की एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव होती है। कंपाइलर जो है वो एफिशिएंटली जो है वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड है उसको अंडरस्टैंड करके टोकन जनरेट कर सकता है। थर्ड वन, कंपाइलर पोर्टेबिलिटी इज एनहांस्ड। तो मोस्टली जो हमारी जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो आपकी हार्डवेयर डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज है। तो लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा जो कंपाइलर है वो इस तरह से है कि कोई भी जो हाई लेवल लैंग्वेज हमारी है तो उसको जो है वो किसी भी मशीन के ऊपर हम उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने लेक्सिकल एनालाइजर बेहतर आपने बनाया हुआ है, लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो आप उसको जो है उसकी स्पेसिफिकेशन आपकी अच्छी है, तो उससे कंपाइलर की पोर्टेबिलिटी जो है वो भी इनहेंस होती है। तो मेन जो आपका पर्पस, सबसे मेन काम जो आपका कंपाइलर का है, जो वो उसके फर्स्ट फेज में किया जाता है कि आपके वे उसकी जो भी स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको वो छोटे-छोटे पार्ट्स पीसेस में डिवाइड करता है इन्फॉर्मेशन के, उस इन्फॉर्मेशन के पीसेस को वो टोकन्स का नाम देता है, जो कि आगे फर्दर बाकी तमाम जो फेजेस हैं वो उन्हीं को यूज करते हुए प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। तो 3 हमने इसकी जो बेसिकली एडवांटेजेस देख लिए कि क्यों हमने लेक्सिकल एनालाइजर और पार्सर को सेपरेट रखा हुआ है। सिंपलिसिटी ऑफ लैंग्वेज डिजाइन, कंपाइलर एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और कंपाइलर की पोर्टेबिलिटी जो है एनहांस्ड होती है। तो स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि टोकन्स की, ठीक है, लेक्साइम्स की बात की थी कि कंपाइलर का जो फर्स्ट फेज है लेक्सिकल एनालाइजर है उसके अंदर
टोकन जनरेट होते हैं, ठीक है, और टोकन जो जनरेट होते हैं वो कुछ लेक्साइम्स और पैटर्न से जनरेट होते हैं। तो ये इन डिफरेंट जो ये आपके पास टोकन्स, पैटर्न, लेक्साइम्स हैं, ये कंपाइलर के अकॉर्डिंगली ये क्या चीज़ें हैं इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट लेट्स सपोज के जो है वो एक कोई भी जो आपने कीवर्ड लिखा है, ठीक है, या फिर अगर आपने कोई वेरिएबल नेम लिखा है, तो वो जो वेरिएबल नेम है, वो जो आपका कीवर्ड है, उसको किस तरह से हम टोकन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अ टोकन इज अ पेयर ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ टोकन नेम एंड इट्स ऑप्शनल एट्रीब्यूट वैल्यूज। तो कोई भी जब आप टोकन को लिखेंगे, कोई हाई लेवल लैंग्वेज का, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको ना कुछ कोड दे देता हूँ, प्रोग्राम दे देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इसके डिफरेंट टोकन्स आप लिखें, तो आप टोकन्स किस तरह से लिखा जाते हैं, आप ये ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, ये ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं, ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन, और इसके अंदर जो है वो हम टोकन नेम लिखते हैं और एट्रीब्यूट वैल्यू लिखते हैं। फर्स्ट जो है वो टोकन नेम आएगा, सेकंड उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू आएगी। तो एट्रीब्यूट वैल्यू जो उसने कहा कि वो ऑप्शनल है, लेकिन टोकन नेम हर किसी भी जो टोकन आपने लिखेंगे उसका लाजमी तौर पर कोई ना कोई टोकन नेम होगा, लेकिन एट्रीब्यूट वैल्यू जो है वो ऑप्शनल हो सकती है। तो लेट्स सपोज कि आप एक जो है वो टोकन, जैसे कि कीवर्ड जो है, या फिर जो आपके पास कोई वेरिएबल नेम वगैरह हैं, तो अगर ये बेसिकली होते क्या हैं, ये सीक्वेंस ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स जहां कहीं भी आपको आपके प्रोग्राम में नजर आएंगे, वेरिएबल नेम्स वगैरह आपको नजर आएंगे, उन्हें आप आइडेंटिफायर्स का नाम देंगे, और उसका जो टोकन नेम हम रिप्रेजेंट करते हैं कंपाइलर के अंदर, उसको आईडी के साथ नोट किया जाता है, जस्ट सिंपल आईडी के साथ, आईडी डिनोट्स फॉर आइडेंटिफायर्स। अब दो यहाँ पर हमने चीजें देखी, एक टोकन नेम और दूसरा एट्रीब्यूट वैल्यू। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी भी टोकन के टोकन नेम से क्या मुराद है, उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू से क्या मुराद है। टोकन नेम, द टोकन नेम आर द इनपुट सिंबल दैट द पार्सर प्रोसेस। तो आपका जो पार्सर है उसने जितनी भी जो प्रोसेसिंग करनी है वो यूजिंग द टोकन नेम, कि आपका जो टोकन नेम है आपके टोकन का, उसको यूज करते हुए वो आगे पार्सिंग जो है वो पार्सर ट्री जनरेट कर रहा होता है। क्योंकि अगर पार्सर ने जितनी भी जो प्रोसेसिंग करनी है वो बाय यूजिंग द टोकन नेम करनी है। वी शैल जनरली राइट द नेम ऑफ द टोकन इन बोल्ड फेस। ये कुछ रूल्स उसने बताए कि हम जो कंपाइलर के अंदर जो जितने भी जो टोकन नेम होंगे उसको हम बोल्ड फेस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। We will often refer to the token by its token name। तो जितना जो किसी भी टोकन को जो रेफर किया जाता है या जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो उसके टोकन नेम के साथ किया जाता है। अब हम बेसिकली हम ना आगे एग्जांपल भी देखेंगे कि डिफरेंट जो वेरिएबल नेम्स वगैरह हैं या ऑपरेटर्स हैं या फिर आपके पास जो कीवर्ड्स हैं उनके टोकन नेम्स है किस तरह से हम राइट करते हैं। तो पहला जो है वो स्टूडेंट्स के लिए वो आपको कि टोकन जो है वो जस्ट एक पेयर है दो वैल्यूज का, एक टोकन नेम और उसकी एट्रीब्यूट वैल्यूज, ठीक है। तो टोकन नेम जो है वो वो यूज करेगा हमारा पार्सर। टोकन नेम को हम बोल्ड फेस में लिखते हैं और किसी भी जो टोकन है उसको हम रेफर जो किया जाता है वो उसके टोकन नेम के साथ ही किया जाता है। पैटर्न्स क्या होते हैं? A pattern is a description of the form that a lexeme of a token may take। कि आपके पास जो किसी भी जो वैलिड टोकन है, और जो टोकन है ओब्वियसली वो कुछ किसी, अगर फर्ज करें कि लेट्स सपोज कीवर्ड है, तो कीवर्ड का जो टोकन है हम कुछ सीक्वेंस को फॉलो करता है। अगर आपके पास ब्रैकेट्स हैं उसका टोकन किसी सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो उसकी फॉर्म क्या होती है किसी भी टोकन के एग्जाम की, उसकी डिस्क्रिप्शन को हम नाम देते हैं पैटर्न का, ठीक है। तो अगर हमें पैटर्न का पता होगा कि कीवर्ड का पैटर्न ये है, ठीक है, ऑपरेटर्स का पैटर्न ये है और जो वेरिएबल्स है उनका पैटर्न ये है, तो तब आप जो है वो फिर वैलिड टोकन जनरेट कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ कीवर्ड एज अ टोकन द पैटर्न इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट फॉर्म द कीवर्ड। तो अगर हम बात करें कि जो कीवर्ड्स होते हैं जितने भी, आपको पता है कीवर्ड जो होते हैं इफ है, एल्स है, ठीक है, और जितने भी जो फॉर है, व्हाइल है, डू है, तो जितने भी जो ये कीवर्ड्स होते हैं किसी भी जो लैंग्वेज के, वो जस्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही हैं। तो जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स उसका है उसे आप पैटर्न्स का नाम देंगे। Second, for identifiers and some other tokens, the pattern is more complex structure that is matched by many strings।
तो अगर हम आइडेंटिफायर की बात करें, कीवर्ड्स तो जो कीवर्ड का पैटर्न क्या होता है वो आपको पता है कि कीवर्ड जो भी लिखे जाते हैं वो जस्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही होते हैं, लेकिन आइडेंटिफायर मीन के जो वेरिएबल नेम है तो वो आप कैरेक्टर के साथ कुछ न्यूमेरिकल नंबर भी आप साथ में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन के जो जब आप न्यूमेरिकल नंबर इंक्लूड कर देंगे तो वो जो वो जो पैटर्न है वो एक डिफरेंट पैटर्न होगा। तो आइडेंटिफायर का जो पैटर्न है उसमें नंबर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है, और कैरेक्टर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन जो कीवर्ड का पैटर्न है वो जस्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। तो इस पैटर्न की जो है वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म, एग्जाम्स की कौन सी फॉर्म है उसे हम पैटर्न्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स ये क्लियर है वो आपको पैटर्न्स के बारे में? ओके, नेक्स्ट जो है वो हम एग्जाम्स देखते हैं। व्हाट डज इट मीन एग्जाम? A lexeme is a sequence of character in the source program that matches the pattern for a token and is identified by a lexicon analyzer as an instance of the token. Lexeme को सिंपली आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो वैलिड जो कैरेक्टर्स होते हैं आपके